हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमने पैरेलल 2 चैप्टर स्टार्ट किए हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जहां पर हमने स्टार्ट किया था मर्जर एंड अमलगमेशन। मर्जर एंड अमलगमेशन में हम ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और यहाँ पर जो मैं आपको अब जो वीडियो लेकर आया हूँ ये है हमारा जो चैप्टर चल रहा था वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, उसका पार्ट नंबर 2 हम यहाँ पर देखेंगे। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में ऑलरेडी हम पहला पार्ट अपना अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने मीनिंग को देखा था, फैक्टर्स को देखा था, मेथड्स को देखा था कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कौन से होते हैं। आज इस क्लास में हम नेट एसेट्स मेथड को समझेंगे, जिससे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे कि नेट एसेट मेथड होता क्या है, उसमें हम शेयर्स की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो आइए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्लास 12th में एक चैप्टर पढ़ा था गुडविल में भी आपने नेट एसेट्स कैलकुलेट किया था। तो जैसे गुडविल कैलकुलेट करते थे वैसे ही यहाँ पर सेम कैलकुलेशन हमारी किसकी होती है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की। देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर एन अकाउंट, यहाँ पर कोई भी अकाउंट प्रिपेयर करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे गुडविल में कोई भी अकाउंट हम क्रिएट नहीं करते थे। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नेट एसेट्स मेथड से हम वैल्यू ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स की वैल्यू, या कभी कभी समटाइम क्वेश्चन हमसे प्रेफरेंस शेयर्स की भी वैल्यू पूछेगा, तो उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ आप लोग बने रहिए, ठीक है। सिलेबस की जहां तक बात है तो वो आपका सिलेबस में सारा इंशाल्लाह कवर अप कराऊंगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं कि नेट एसेट होता क्या है। ओके, नेट एसेट, अब देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो हमारे पास बैलेंस शीट में टोटल एसेट होती हैं, जो हमारे पास बैलेंस शीट में एसेट का टोटल होता है, ओके, एसेट साइड का जो टोटल होता है, टोटल एसेट मींस, ओके, जो हमारे पास बैलेंस शीट की एसेट साइड है ना, जो बैलेंस शीट की क्या है, एसेट साइड है हमारे पास, हम उसके टोटल की बात कर रहे हैं। उस टोटल में हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स भी होती हैं, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स अपनी ग्रॉस वैल्यू पे लिखी होती हैं, ग्रॉस वैल्यू, ठीक है, ग्रॉस फिक्स्ड एसेट, उसमें से हम माइनस कर देते हैं डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो उसके बाद आउटर कॉलम में हमारे पास एसेट की वैल्यू यहां पर नजर आती है। उसके बाद होती है हमारे पास करंट एसेट्स, है ना, करंट एसेट्स होंगी। उसके बाद हमारे पास होती है फिक्टिशियस एसेट, उसके बाद कौन सी एसेट होती है, फिक्टिशियस एसेट, या फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी हम उनको बोलते हैं, ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स, ओके। अब फिक्टिशियस एसेट कौन कौन सी हो सकती है वो जरा समझ लेते हैं। SOPL, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, ठीक है। ये कभी कभी हो सकता है आपको लाइबिलिटीज में दे रखा हो, कभी कभी एसेट में भी नजर आता है, लेकिन जब लाइबिलिटीज में होगा तो माइनस में ब्रैकेट में करके दे रखा होगा, ठीक है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ओके, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो हमने लिख दिया यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ओके, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। और हमारे पास और क्या हो सकता है, और होगा हमारे पास प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, क्या होंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे पास होंगे, ठीक है, ओके। तो हमारे पास क्या हो गया, एसओपीएल का डेबिट बैलेंस हो गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, के जो भी सिक्योरिटीज इश्यू की गई हैं उस पर डिस्काउंट या फिर लॉस हो रहा है वो भी हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट आता है हमारे पास अंडर राइटिंग कमीशन। नेक्स्ट क्या होता है, अंडर राइटिंग कमीशन, ओके, अंडर राइटिंग कमीशन। सो ये एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स, एडवर्टीजमेंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, अंडर राइटिंग कमीशन, किसके, फिक्टिशियस एसेट के, ये क्या है, एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स। अब देखिएगा यहां पर अगर मैं बात करूं, दीज आर नॉट दी एसेट, ये कोई एसेट नहीं है, दीज आर नॉट रियल एसेट, ये कोई रियल एसेट नहीं होते हैं, ये कोई रियल एसेट नहीं होते, ये कोई रियल एसेट नहीं है, ये क्या है, दीज आर दी लॉसेज, दीज आर दी लॉसेज, ये लॉसेज हैं जो कंपनी ने बनाते वक्त या कंपनी को प्रमोट करते वक्त इनकर्ड हुए। अब कंपनी जब भी प्रॉफिट्स अर्न करेगी तो यहीं से अपने लॉसेज को क्या कर सकती है, सेट ऑफ कर सकती है, तो ये हमारे पास रियल एसेट नहीं है। अब बात करते हैं हम, अब हमने सीख लिया कि क्या क्या चीजें हैं, अब हम नेट एसेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो नेट एसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम लेंगे यहां से टोटल एसेट, यह हम लिखेंगे एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस वन, एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट, ओके, एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट। या फिर मैं टोटल एसेट की जगह क्या लिख सकता हूं कि एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट, हम इसको बोल सकते हैं टोटल रियल एसेट, क्या बोल सकते हैं, टोटल रियल एसेट भी हम इसको नाम दे सकते हैं। टोटल रियल एसेट का मतलब क्या है कि टोटल एसेट में से हमने ऑलरेडी क्या कर दिया है, फिक्टिशियस एसेट को माइनस कर दिया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल रियल एसेट बोलेंगे, एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट, ओके। अब टोटल रियल एसेट में से हम क्या माइनस करते हैं, हम माइनस करते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, क्या माइनस करेंगे,
एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। सर यहाँ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज से क्या मतलब है बेटा? लाइबिलिटी तो कैपिटल भी होती है, और कैपिटल एक्सटर्नल नहीं, कैपिटल कौन सी लाइबिलिटी होती है? इंटरनल लाइबिलिटी होती है, इंटरनल लाइबिलिटी। ठीक है, इतना काम हमने गुडविल वाले चैप्टर में भी किया था। तो यहाँ पे आता है नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स हमने कैलकुलेट कर ली, जो भी हमारे पास आएगी वैल्यू, ठीक है, नेट एसेट की। अब कभी कभी क्या होता है, यहां पर हमें माइनस करना होता है क्या? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैपिटल, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लेम, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैपिटल, या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर रहे हैं उसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा। यहां से हम और माइनस कर सकते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। क्या माइनस करेंगे? प्रपोज्ड, जो कंपनी ने प्रपोज्ड किया है, जो कंपनी ने क्या किया है? प्रपोज्ड किया है डिविडेंड। जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उन्होंने प्रपोज्ड किया है कि भाई इतना डिविडेंड हम देंगे। तो यहां पर जो हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी, यहां पर तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी, वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स होगी नेट एसेट्स, नेट एसेट्स अवेलेबल, नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। कि भाई हमने यहां पर जो शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो इक्विटी शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में, कभी कभी प्रेफरेंस शेयर की भी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पर इक्विटी शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमें नेट एसेट भी किसके लिए निकालनी पड़ेगी? कि नेट एसेट इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितनी अवेलेबल है, वो भी हमें क्या करनी होती है? कैलकुलेट करनी होती है। तो यहाँ पर हमने वही कैलकुलेट किया है। पहले टोटल रियल एसेट, तो रियल एसेट क्या होती है? एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट। टोटल एसेट में से फिक्टिशियस एसेट माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? टोटल रियल एसेट आ जाएगा। उसमें से माइनस कर दीजिए एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी हमारे पास क्या हो सकती है? अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होंगी, तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हमारे पास हो सकती है डिबेंचर्स हो सकता है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास क्रेडिटर्स हो सकते हैं। ओके, डिबेंचर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, हमारे पास बिल्स पेबल हो सकते हैं, हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो काफी ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स हो सकता है हमारे पास, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो कुछ चीजें हो सकती हैं जो हमारी कैपिटल और रिजर्व्स नहीं है, वो हमारा क्या है? वो जो हमारा कैपिटल नहीं है और जो रिजर्व्स नहीं है वो सब हमारी क्या है? आउटसाइडर लाइबिलिटीज है, मींस एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास आ जाएगा नेट एसेट आ जाएगा। क्या रहेगा हमारे पास? नेट एसेट। अब नेट एसेट का यहाँ पे मतलब क्या है कि नेट एसेट हमारे पास क्या है? अभी ये नेट एसेट टोटल नेट एसेट है, मतलब ये प्रेफरेंस के लिए भी है और ये इक्विटी के लिए भी है। तो हमने यहाँ पे क्या माइनस करा? हमने यहाँ पे माइनस क्या कर दिया? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी। और क्या माइनस कर दिया? प्रपोज डिविडेंड, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया? प्रपोज किया, वो भी माइनस कर दिया। अब जो हमारे पास बैलेंस बचेगा वो बचेगी नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर के। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितनी एसेट अवेलेबल है वो हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब यहां पर जब हमने बैलेंस कैलकुलेट कर लिया कि इक्विटी के लिए कितनी नेट एसेट है, तो हमें नेट एसेट मेथड ही तो पढ़ रहे थे, इसका नाम है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। नेट एसेट का दूसरा नाम क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। अब यहां पे हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करेंगे? वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर, ठीक है, वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर। एक इक्विटी शेयर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां लिखेंगे नेट एसेट, सिर्फ नेट एसेट नहीं लिखेंगे, नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी। क्या लिखेंगे? नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी। इक्विटी के लिए कितनी नेट एसेट अवेलेबल है वो, अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या रहेगी? एक शेयर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। आई होप इतना एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया है, आई होप ये आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। आइए अब हम देखते हैं किसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अनसॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कि उसमें हम नेट एसेट मेथड से इक्विटी शेयर्स की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपकी ही बुक का एक क्वेश्चन है, मेरे पास जो बुक है वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ओके, एसएम शुक्ला। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट के क्वेश्चन क्या है, आप सबको मेरी स्क्रीन पर विजिबल भी होगा, ठीक है, ओके। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से आप मोबाइल ऐप से हमारा ये क्वेश्चन डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, प्रॉब्लम 1 कहता है क्वेश्चन, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सेल्फ मेड कंपनी एज एट 31 मार्च 2014। यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं और करंट लाइबिलिटीज हैं, ओके। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर कैपिटल है और रिजर्व है। तो मैंने आपसे कहा था कैपिटल और रिजर्व के अलावा जो हमारे पास लाइबिलिटीज बचेंगी वो सब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, ठीक है। तो हमारे पास ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है,
ये हमारे पास ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है। तो ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है। ठीक है, अब देखिए ये है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। अब अगर इसकी बात करें वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो ये कोई लाइबिलिटी नहीं है, एक रिजर्व है। ये क्या है, एक रिजर्व है, लेकिन ये दे कहां रखा है, नॉन करंट लाइबिलिटी में। क्यों दे रखा है, क्योंकि ये कंपनी के ऊपर वैसे लाइबिलिटी है कि ये फंड किसका है, वर्कमैन का। अगर उनके साथ कोई भी मिसहैपनिंग अराइज होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देन उनको कॉम्पनसेशन कहां से मिलेगा, इस फंड से मिल जाएगा। तो ये क्या है, एक रिजर्व है, ये कोई लाइबिलिटी नहीं है। ये सारी की सारी लाइबिलिटीज हैं, यहां से लेके यहां तक ये चार हमारे पास क्या है, लाइबिलिटीज है। ठीक है, ओके। अब हमें लाइबिलिटीज भी आइडेंटिफाई कर ली हमने। यहां पर एसेट भी हमारे पास, दीज आर दी टोटल एसेट। ये क्या होंगी, टोटल एसेट होंगी, रियल एसेट नहीं है, टोटल एसेट है। क्यों नहीं बोल रहा मैं इनको रियल एसेट, क्योंकि इस 15,03,320 के अंदर एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है जो कि कितने रुपए का, 3500। तो अभी इसको एक्सक्लूड करके नहीं बताया मैंने, इंक्लूड करके बताया। फिर एक नीचे एडजस्टमेंट कह रहा है, एडजस्टमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट कह रहा है डेप्रीसिएशन फंड इज मोर बाय 7560 देन एक्चुअल डेप्रीसिएशन। फाइंड आउट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स। इंट्रिंसिक का मतलब नेट एसेट वैल्यू आपको बतानी है, नेट एसेट मेथड से। कह रहा है कि जो डेप्रीसिएशन आपने लगाया है वो 7560 से ज्यादा लगा दिया, तब की क्या लगना चाहिए था, कम लगना चाहिए था। तो यहां पर जो आपने डेप्रीसिएशन लगाया है ये 7560 से ज्यादा लगा दिया, तो इसका मतलब ज्यादा लगने से यहां पर एसेट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो अब इस डेप्रीसिएशन को एसेट की वैल्यू में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ओके, बात समझ में आ गई। और इनको करने के बाद हमें लाइबिलिटीज को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एक करके 1 बाय 1 सारी चीजें देखूंगा। तो मेरे पास अगर बात करें, हमारे पास फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, हमने लिखा यहाँ पे फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट की पहले वैल्यू लिखेंगे, फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स की हमारे पास वैल्यू है, ग्रॉस वैल्यू 4,83,980, 4,83,980 माइनस, इसमें से माइनस क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन लगा था 64,820 का, कितने से ज्यादा लग गया था, 7560 से ज्यादा लग गया। तो इस डेप्रीसिएशन फंड को मुझे क्या करना है, कम करना है। अगर मैं कम करूंगा, मेरे पास कैलकुलेटर स्टूडेंट्स, मैं कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करता हूं, 64,820 माइनस 7560, दिस बिकम 57,260। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, कैलकुलेट करते रहना मेरे साथ। ठीक है, 57,260, तो 57,260 मैंने यहां से क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ये एक्चुअल डेप्रीसिएशन है। ठीक है, अब इसको माइनस करने के बाद मैं इसकी नेट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, 4,83,980, दिस बिकम्स 4,26,720, 4,26,720 ये हमने कैलकुलेट कर दी किसकी वैल्यू, फिक्स्ड एसेट्स की। और अगर इसको और शॉर्टकट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका एक और तरीका है। हमारे पास ग्रॉस वैल्यू, हमारे पास नेट वैल्यू कितनी आ रही है एसेट की, 4,19,160, तो उसको भी लिख सकते हैं 4,19,160। ठीक है, अब इसमें प्लस कर देंगे कि डेप्रीसिएशन कितने से ज्यादा लग गया था, 7560 से, तो एसेट की वैल्यू उतने अमाउंट से कम हो गई, तो 7560 को हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड बैक, तब भी कितना आएगा, 4,26,720 आएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट है। ओके, इन्वेस्टमेंट। और हाँ, एक चीज बहुत याद रखनी है स्टूडेंट्स कि हमें एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट, रियलाइजेबल वैल्यू को कंसीडर करना है। ओके, अगर इन्वेस्टमेंट यहां पर मान लीजिए 2,84,900 के, अगर इसकी रियलाइजेबल वैल्यू 2,50,000 होती, तो हम किसको कंसीडर करते हैं, 2,50,000 को। मेरी बात को याद रखना, मैं भी नोट में लिखा दूंगा, ओनली रियलाइजेबल वैल्यू विल कंसीडर, सिर्फ रियलाइजेबल वैल्यू को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 2,84,000, 2,84,900, 2,84,900। उसके बाद हमारे पास आता है इन्वेंट्रीज। उसके बाद हमारे पास क्या है, इन्वेंट्रीज है। ठीक है, इन्वेंट्रीज की अगर वैल्यू देखें तो वो है 3,64,000 इन्वेंट्रीज की वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अगर हम देखें, 4,31,760। ओके, एंड द लास्ट वन इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये हमारे पास फिक्टिशियस एसेट है, इसको कंसीडर ही नहीं करना, तो हमारे पास रियल एसेट ही आएंगी सारी की सारी। ओके, तो अब 4,26,720 का मेरे पास क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। 2,84,900 के मेरे पास यहां पर मेरे पास इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास 3,64,000 का मेरे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट है। कैश है मेरे पास 4,31,760, 4,31,760, तो ये मेरे पास आ जाएगा टोटल 15,16,720
7380। इसको और शॉर्टकट हम कैलकुलेट कर सकते थे स्टूडेंट्स, और शॉर्टकट ऐसे कैलकुलेट कर सकते थे, मैंने तो सिर्फ टाइम दिया आपको समझाने के लिए। हम टोटल एसेट लेते 15,03,320, तो मैंने जैसे लिया है आपको भी ऐसे लेना था ये पूरा। इसमें से सबसे पहले डेप्रीसिएशन प्लस कर दीजिए, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू कम हो गई थी। 7560 हमने क्या कर दिया प्लस, तो ये आ जाएगा 15,10,880। ठीक है, इसमें से हम माइनस कर सकते हैं क्या, इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, फिक्टिशियस एसेट दैट इज 3500, तब भी कितना आ रहा है 15,07,380, 15,07,380। ओके, सिंपल सा तरीका है। अब इसमें से माइनस क्या करनी है हमें, अब इसमें से माइनस क्या करनी है, लाइबिलिटीज को माइनस करना है, तो माइनस करेंगे लाइबिलिटीज को। ठीक है, माइनस लाइबिलिटीज। ओके, लाइबिलिटीज को माइनस करना है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। अब देखो लाइबिलिटीज कौन कौन सी है, क्वेश्चंस आपके पास अब है, मेरे पास बुक है तो मैं बुक में से देख के लाइबिलिटीज लिख दूंगा। तो मेरे पास लाइबिलिटी है सबसे पहली एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट। ओके, एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट, तो एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट। ठीक है, एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट ये हमारे पास लाइबिलिटी है, और इसका अमाउंट है एम्प्लॉयज 31,780, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद है मेरे पास एम्प्लॉय सिक्योरिटी डिपॉजिट, एम्प्लॉय सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, इसको शॉर्टकट में लिख दिया एम्प्लॉय सिक्योरिटी डिपॉजिट 7560। ठीक है, 7560। उसके बाद है मेरे पास ट्रेड पेबल्स है हमारे पास 5,44,040। ओके, उसके बाद हमारे पास है इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स ये है हमारे पास 16,565। अगर हम इसका सम कर लें, अगर हम इनका सम करते हैं 31,780 प्लस 7,560 प्लस 5,44040 प्लस 16,565, दिस बिकम्स 599,945, 599,540,945। ओके, आप देख सकते हैं, अगर आपको दिखाई तो दे रहा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर देंगे हम, 15 लाख में से माइनस कर देंगे 15,07,380, दिस becomes 9 lakh, this becomes students 9,07,435। ओके, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। दिस इज द नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी, नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी, ये नेट एसेट है जो किसके लिए अवेलेबल है, इक्विटी के लिए क्या है अवेलेबल। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर। ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वैल्यू ऑफ ईच शेयर, वैल्यू ऑफ ईच शेयर, तो नेट एसेट फॉर्मूला पुट करेंगे, नेट एसेट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9,07,435 डिवाइडेड बाय कितने शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स वो हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो कितने शेयर्स हैं, 3080 शेयर्स हैं। ठीक है, तो 3080 से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो 3080 से आप अपने कैलकुलेटर में करते रहें, 3080 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम करते हैं 9,07,435 को डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 3080, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 294.62, 294.62। तो यहाँ पे लिख दिया 294.62, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, शेयर की वैल्यू आ गई। अब हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर यही आ रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब चेक कर लीजिएगा हमारा आंसर क्या आ रहा है, 294.62। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको क्रॉप किया हुआ है क्वेश्चन को, तो आंसर इसमें नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन आई होप आप स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ हो बहुत अच्छे से कि किस तरीके से नेट एसेट मेथड चलेगा। तो मैंने यहाँ पर आपको सारी ही चीज़ें स्टूडेंट्स क्लियर कर दी। और हाँ, जो एक मैं इंपॉर्टेंट नोट लिखाने वाला था, ये देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने पूरा सॉल्यूशन है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखो थोड़ी सी मैंने वर्किंग थोड़ा सा घिसपिच हुई है, लेकिन आपको प्रॉपर समझ में आएगा, क्योंकि देखो मुझे मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, कि थोड़ा सा अनटाइडी वर्क होगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको बिल्कुल अच्छे से मैं समझा दूं। ठीक है, ओके, सो देखिएगा, क्योंकि अभी इस पे हैबिट नहीं हुई ना लिखने की, तो बोर्ड पे तो हैबिट है, इस पे हैबिट नहीं है, अभी धीरे धीरे हो जाएगी, तो राइटिंग भी इस पे सुधर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा था, वो नोट आप लिख लेना। ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, वो नोट ये है, assets will be taken at realizable value, at realizable value। एसेट को किस वैल्यू पे लेना है, रियलाइजेबल वैल्यू पे हमें कंसीडर करना है, उसकी बुक वैल्यू पे नहीं, रियलाइजेबल वैल्यू को क्या करना है, कंसीडर करना है। ओके,
आई होप ये स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर हो कि नेट एसेट मेथड होता क्या है, किस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी होती है। ओके, सो जो स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं कर पा रहे तो वो इस चैनल के थ्रू अपनी बीकॉम सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी अभी यूनिवर्सिटी खुली नहीं है और आपको पता है कोरोना के केसेस जगह जगह पर बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आने वाला टाइम कैसा होगा क्या होगा नहीं पता, तो स्टूडेंट्स आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, और फर्दर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको और भी चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी है, ठीक है, हमारे स्टोर टैब पे वेरियस कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं, वहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, हमारे पास कुछ गिव अवे भी हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी यासिर अली CS पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो सिर्फ व्हाट्सएप पे 9045417079 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये था हमारे पास नेट एसेट मेथड का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। जब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें, और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ओके, ताकि आपसे रिलेटेड कोई भी अगर नोटिफिकेशंस आती हैं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।